हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। वीकली डोज में हमने क्या क्या कवर करा हुआ है, द हिंदू, द एक्सप्रेस, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, ताकि आपके लिए सॉर्टेड हो जाए। और ये कौन से दिन से लेके कब तक के लिए, 31 मई से लेके 5 जून 2021। ठीक है दोस्तों, तो पहली न्यूज़ है, देखते हैं। पहली न्यूज़ है, आपने देखी यास के बारे में तो सबने पढ़ ही लिया होगा कि देखिए काफ़ी तबाही मचा के गया था। हेडलाइन है, रिपल्स फ्रॉम यास एंड सर्जिंग टाइड्स डेवस्टेट्स द सुंदरबंस। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं सुंदरबंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों देखिए, यास के बारे में तो आप सबने देख ही लिया होगा कि क्या है, किस तरीके से आप पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है, सुंदरबंस। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलिए अब जानते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क क्या है। ठीक है जी, अब ये क्या है, ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तब सुंदरबंस कितने हैं, ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है लैंड एंड वाटर का, जिसमें कि आधा जो है इंडिया में है और आधा जो है बांग्लादेश में है, और ये गंगा डेल्टा की फॉर्मेशन में है। और इसका क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि रहते हैं, जिनमें कि टाइगर्स हैं, एक्वाटिक मैमल्स हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब सुंदरबन में वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट तो हैं ही, अब ये वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव ऑफ ऑल नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। मतलब कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है ये इस तरीके से बना हुआ है कि बिल्कुल हमारे जितने भी आपके स्पीशीज़ हो गए या जहाँ पे इसका रहन सहन है, जो प्लांट्स हैं, फ्लोरा है, फौना है, उसके लिए एक बिल्कुल पर्याप्त नेचुरल इकोसिस्टम बन के आया हुआ है। ठीक है जी, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ गंगा, मतलब गंगा के माउथ में और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो है ये सिचुएटेड है। ठीक है जी, और इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं इसके फॉरेस्ट और वाटरवेज। ठीक है जी, और ये किस तरीके की सपोर्ट करता है, वाइड रेंज ऑफ फौना। ठीक है जी, जिसमें कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, जो कि एक्सटिंक्शन पे भी आए हुए हैं। ठीक है, The mangrove habitat supports the single largest population of tigers in the world। आपको पता है कि अगर सुंदरबन की जो टाइगर्स हैं, आदमखोर शेर जो कहलाते हैं, तो ये जो है सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स में माने जाते हैं। ठीक है जी, जिन्होंने कि विच हैव अडेप्टेड टू एन ऑलमोस्ट एम्फीबियस का मतलब है पानी में रहने वाले जीव। ठीक है जी, अब क्यों इनको एम्फीबियस कहा जाता है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी जो है तैरने की, स्विमिंग की ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस एंड फीडिंग ऑन फिश, क्रैब एंड वाटर मॉनिटर लिजर्ड जो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो हमारे जो टाइगर हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, दे आर ऑल्सो रिनाउंड फॉर बीइंग मैन ईटर्स। आदमखोर इसीलिए कहते हैं कि वहाँ के जितने भी लोग हैं सुंदरबन डेल्टा में रहने वाले, वो आए दिन उनकी वहाँ पे हत्या कर देते हैं। मतलब कि शेर को लग गया खून किसका है, इंसान का, तो वो खाएगा ही। ठीक है जी, मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू देयर रिलेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ एनकाउंटर्स विद लोकल पीपल। ठीक है दोस्तों, अब जो आइलैंड है दैट आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। क्यों, ये देखिए एक स्टॉर्म बैरियर की तरह काम करता है, ये शोर स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है, इसकी जो न्यूट्रेंट एंड सेडिमेंट ट्रैप है। अब देखिए पानी जो भी कभी रिवर्स आते हैं या डेल्टा फॉर्मेशन हो गई होती है, 2 रिवर्स आ रही हैं, तो यहाँ से सिल्ट और यहाँ के न्यूट्रेंट्स जो यहाँ पे आएंगे, तो ये बहुत ही रिच न्यूट्रेंट सॉइल हो जाएगी, तो ये उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ टिम्बर, मतलब लकड़ी का जो है काफ़ी अच्छा सोर्स है, और नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे हैं। ठीक है जी, और वाइड वैरायटी जो है एक्वाटिक, बेंथिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की है। अब बेंथिक का मतलब क्या होता है, बेंथिक का मतलब होता है बीनीथ द सरफेस ऑफ ईदर ओशन और रिवर, तो मतलब कि जो बिल्कुल नीचे जैसे सरफेस पे होता है वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है जी, They are an excellent example of ecological processes of monsoon rain। मतलब कि मानसून रेन्स के बारे में पढ़ना है हमें, या फिर फ्लडिंग के बारे में पढ़ना है, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होती है, टाइडल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, या प्लांट कॉलोनाइजेशन कैसे होती है, तो
हम सुंदरबंस को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमें सारे के सारे प्रोसेसेस नेचुरल वे में दिखने को मिलते हैं, इसीलिए जियोलॉजिस्ट के लिए ये बड़ा ही ज़्यादा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, अब ये 133010 हेक्टेयर का जो एरिया है एस्टिमेटेड, इसमें जो है 55% जो है वो फॉरेस्ट लैंड है और 45% वेटलैंड्स हैं। ठीक है जी, मार्शी एरियाज होते हैं। और ये टाइडल रिवर्स करते हैं, क्रीक्स करते हैं, कनाल्स बनाते हैं, वेस्ट एस्ट्यूरियन माउथ्स ऑफ रिवर बनाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने ये जो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, इसके बारे में आप अपने बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी से प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, होता है ऐसा है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है, अब यहाँ से देखिए आपके बेसिक्स निकल के आए हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि टाइडल रिवर्स क्या होते हैं, क्रीक्स क्या होते हैं, कैनाल्स कैसे बनती हैं और एस्ट्यूरियन कैसे आते हैं। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि 66% ऑफ द इंटायर मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया इज एस्टिमेटेड टू अकर इन बांग्लादेश, मतलब कि 66% जो है वो बांग्लादेश का है और 34% एरिया जो है वो इंडिया में आता है। ठीक है जी, सुंदरबन सपोर्ट्स अ वेल्थ ऑफ एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग द सिंगल लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ये तो हमने कर ही लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इरावदी एंड गैंगेस डॉल्फिन जो है वो भी पाई जाती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आया जाता है, इरावदी एंड गैंगेस डॉल्फिन। ठीक है, और इस साइट में क्या है, थ्रेटन्ड रेप्टाइल्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं, किंग कोबरा है यहाँ पे। ठीक है जी, और एंडेमिक रिवर टेरापिन भी है, जो कि एक टाइम पे क्या था, समझते थे कि हम इंस्टिंक्ट हो गए। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सुंदरबंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए शायद नेशनल न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था। ठीक है, अब द प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड ग्रीन एंड हॉक्सबिल। देखिए दोस्तों, ये जितने भी नाम आपको मिल रहे हैं, इसीलिए दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी नाम हैं, ये यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है। यहीं से ये पूछते हैं कि कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड कहाँ पे है, इसको इंडेंजर्ड रखा हुआ है कि आपके जो अब ये पूछ लेते हैं कि ऑलिव रिडली टर्टल्स कौन से बीच पे आते हैं, कौन से एरिया पे। तो दिस रियली नीड्स टू बी रिवाइज्ड। ठीक है जी, अब क्या है कि 2 ऑफ द 4 स्पीशीज ऑफ हाईली प्रिमिटिव हॉर्सशू क्रैब, देखिए हॉर्सशू क्रैब जो है वो भी यहाँ पे मिलता है। तो देखिए ये तो भरमार ही होगी, कितने ज़्यादा हमारे पास इतने अच्छे अच्छे परजीवी हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो आपका संजना खली एरिया है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, इट इज़ लिस्टेड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। बर्ड एरिया क्यों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर फ्लोज हैं और जितने भी आपके माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ यहाँ पे आते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली न्यूज़ है मोहापात्रा टू बी इंटरिम चीफ ऑफ सीबीडीटी। अब सीबीडीटी क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, तो अब ये जो है इंटरिम चीफ बने हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीफ्स वगैरह बन रहे हैं, ओके फाइन, लेकिन सीबीडीटी के बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब सीबीडीटी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एस्टैब्लिश हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंतर्गत। ठीक है जी, और ये इंडिया की ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और ये कौन एडमिनिस्टर करता है, किसके अंतर्गत आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो महापात्रा जी जो बेसिकली वो एक IRS ऑफिसर हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ से डील करता है, ये डील करता है मैटर्स रिलेटेड टू लेवाइंग एंड कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी, लेवाइंग का मतलब है लगाना और कलेक्टिंग मतलब लेना, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और ये किस चीज़ में मदद करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ और सुपरविजन ऑफ एंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, IT डिपार्टमेंट का। अब ये और क्या क्या सजेस्ट करता है, लेजिस्लेटिव चेंजेस जो हैं डायरेक्ट टैक्सेस इनैक्टमेंट में, मतलब कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्ट्री है उनको बताते हैं कि सर इस टाइप के लेजिस्लेटिव चेंजेस आपको हमारे लाने चाहिए। ठीक है जी, GST जो है अगर आया है तो उसमें डेफिनेटली CBDT का रोल रहा ही होगा। ठीक है, और ये क्या सजेस्ट करता है, चेंजेस इन टैक्स रेट्स की, टैक्स किस टाइप से होने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए। और ये प्रपोज करता है चेंजेस इन टैक्सेशन स्ट्रक्चर इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो CBDT जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो हमारे मोदी जी खड़े हुए हैं, ठीक है जी, मेंटरिंग युवा स्कीम, और इसमें क्या है, यू कैन गिफ्ट प्लेटफॉर्म एंड मेंटरशिप ऑफ ₹50,000 पर मंथ। और आपको लगता है, इनफैक्ट इस माध्यम से भी अगर आपको लगता है कि आप गुड राइटर हैं तो इस बारे में आपको तो जानना ही है, ठीक है जी। अब क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है, किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत उन्होंने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव। वो इनिशिएटिव क्या है, युवा स्कीम क्या है कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। युवा का मतलब क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि है क्या। अब इसका गोल क्या है, गोल क्या है कि ये स्कीम इंश्योर करेगी एक पूल ऑफ ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 30 साल से नीचे के जो ऑथर्स हैं उनको, उनका पूल बनाना है जो कि रेडी हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और इंडिया को प्रोजेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी, जो कि हेल्प करेगा किस चीज़ से, इट विल हेल्प टू प्रोजेक्ट इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली, ठीक है दोस्तों। जैसे शायद अगर आपने कभी बचपन में देखा होगा, ठीक है जी, R.K. नारायणन की स्वामी एंड मालगुडी डेज, ठीक है जी, मालगुडी डेज अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे देखिए मालगुडी डेज, आई एम श्योर यू विल रियली लाइक इट, ठीक है जी। तो इस टाइप से अगर वो कल्चर हमारा प्रेजेंट होता है तो दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग, ठीक है जी। और जो हमारे यंग ऑथर्स हैं वो उनको मेंटर किया जाएगा, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए मेंटर किया जाएगा, ताकि वो उनकी राइटिंग में प्रोफिशिएंसी आए, ठीक है जी। और वेरियस जॉनर्स में लिख सकते हैं, जैसे फिक्शन हो गई, नॉन फिक्शन हो गई, ट्रैवल लॉग्स हो गए, मेमोइर्स हो गए, ड्रामा हो गए, पोइट्री हो गए, इस तरीके से मतलब काफ़ी वेरियस इसमें लिख सकते हैं। और इट विल मेक श्योर टू ब्रिंग रीडिंग एंड ऑथरशिप इन द प्रेफर्ड प्रोफेशन एज पार विद अदर जॉब्स, मतलब कि रीडिंग और ऑथरशिप में इंटरेस्ट जगाने के लिए ये स्कीम लाई गई है और चिल्ड्रन को जो है रीडिंग और नॉलेज को इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए, मतलब कि अपने जो ग्रोइंग ईयर्स में है वो बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी देखिए इंटरनेट का ज़माना है, टैब्स फ़ोन का ज़माना है, और हम सबको पता है कि कोविड में तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी मतलब स्क्रीन के साथ चिपके हुए थे, ठीक है। तो इसके बीच में रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई नो कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी भी आप ये कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, तो बट रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, रीडिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, अगर आपको अच्छी लगे तो, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, एक बड़ी ही अच्छी बुक है, डेल कार्नेगी की है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसके एडिशन में क्या है, इट विल ब्रिंग अ पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश टू द यंग माइंड्स, ठीक है जी, गिवन द इम्पैक्ट एंड इफेक्ट ऑफ रीसेंट पैंडमिक ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। और मैं खुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बेसिक डेवलपमेंट में काफ़ी इशू आ गया। तो अगर आपके कोई छोटे कज़न्स हैं या आप खुद आपके आसपास ऐसे चिल्ड्रन हैं तो मेक श्योर कि आप उनको एक छोटी मोटी बुक जो है वो गिफ्ट करें ताकि एक रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन की, ये स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अब ये है कि नेशनल बुक ट्रस्ट जो है इंडिया का, ठीक है जी, BP डिवीज़न जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके अंतर्गत है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और ये फेज़ वाइज एग्जीक्यूशन करेगा स्कीम किसके लिए, एक वेल डिफाइंड स्टेजेस ऑफ मेंटरशिप, ठीक है जी, मतलब फेजेस में होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा यंग ऑथर्स का, कि टोटल 75 ऑथर्स को है वो सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से, एक ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा अंडर माई गव के अंदर, ठीक है जी। और सिलेक्शन जो है वो बनाया जाएगा एक कमेटी, ठीक है जी, जो कि NBT के अंतर्गत ही होगी। और ये जो आपका कॉन्टेस्ट है ये 4 जून से लेके 31 जुलाई तक चलता रहेगा। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और कॉन्टेस्टेंट जो है उनको दे विल बी आस्क्ड कि 5000 वर्ड का एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के दीजिए और उसके बेसिस पे उनको जज किया जाएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद एक प्रॉपर बुक बनाई जाएगी मेंटरशिप स्कीम के अंडर, ठीक है जी। और जो भी नाम होंगे सिलेक्टेड ऑथर्स के वो अनाउंस कब किए जाएंगे, 15 अगस्त को 2021 को, इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है। और जब बेस्ड ऑन मेंटरशिप जो सिलेक्टेड ऑथर्स होंगे वो प्रिपेयर करेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है जी। और वो एक गाइडेंस होगी नॉमिनेटेड मेंटर्स की, ठीक है जी।
और जो एंट्रीज ऑफ विनर है वो जो रेडी हो जाएंगे कब तक, 15 दिसंबर 2021 तक, और इनकी शायद 12 जनवरी 2022 तक जो है बुक्स को लॉन्च भी किया जाएगा। कब, युवा दिवस के मौके पे, जिसको हम नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि नेशनल यूथ डे कब आता है। ठीक है दोस्तों, तो बुक्स के बारे में बात करें तो एक बुक है हमारे ये महाशय जो हैं सलमान रश्दी साहब, ये बड़े ही न्यूज़ और चर्चों में रहते, तो इन्होंने करी है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। ये एसेज जो हैं इन्होंने 2003 से 2020 तक के किए हुए हैं। ठीक है जी। अब लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज ऑफ 2003 से 2020 जो है ये सलमान रश्दी जी ने रिलीज़ कर दी है। इस बुक में रश्दी जी ने अटेम्प्ट करा है एक डिफेंसिव कैसलिंग मूव, मतलब कि डिफेंसिव कैसलिंग मूव दी हुई है, और उन्होंने अपने वर्क को जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, बताया गया है इस बुक में कि ये उनका काम जो है काफ़ी मिसअंडरस्टूड और मिसट्रीट किया गया है, क्योंकि लिटरेरी कल्चर जो है उन्होंने उनको ब्रियोफील्ड इमेजिनेटिव वर्ल्ड की तरफ डाल दिया था, तो उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। तो बुक का नाम इम्पॉर्टेंट है, बुक का नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020। ठीक है जी, सलमान रश्दी। चलिए अब आते हैं अगली जो है न्यूज़, वो है वन स्टॉप सेंटर स्कीम फॉर वुमेन। अब इसके की पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है जी, की पॉइंट्स क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है जी, इनके अंतर्गत आएगा, और कितने 10 वन स्टॉप सेंटर्स बनाने हैं अक्रॉस 9 कंट्रीज़। ठीक है जी, पहले तो इंडिया में ही था, अब 9 कंट्रीज़ में आना है। क्यों? टू सपोर्ट इंडियन वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। ठीक है जी, तो हमारे जो ये राम मोहन मिश्रा जी हैं सेक्रेटरी WCD के, इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि वन स्टॉप सेंटर बनने हैं 9 कंट्रीज़ में। 9 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, कुवैत, ओमान, कतार, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया और UAE। मतलब मोस्टली जो है मुस्लिम डोमिनेटेड जो हमारे कंट्रीज़ है वहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि हर कंट्री में एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया सब में एक एक सेंटर होगी, लेकिन सऊदी अरेबिया में 2 सेंटर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर बेसिकली क्या है, ये एक स्कीम है अंडर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि ऑफर करता है इंटीग्रेटेड सपोर्ट। किस लिए? जो कि वुमेन वायलेंस से अफेक्टेड हो बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस में, तो उसके लिए ये स्कीम है। अब आते हैं दोस्तों SDG इंडिया। अब इसमें इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जो है ये पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं। अब केरला जो है उसने अपने टॉप रैंक जो है नीति आयोग ने अभी रिलीज़ करा था SDG इंडिया इंडेक्स, तो केरला ने अपना टॉप रैंक रिटेन किया हुआ है। ठीक है जी, और मिज़ोरम, हरियाणा और उत्तराखंड जो है वो टॉप गेनर्स हैं। किस टर्म में? इम्प्रूवमेंट की है उन्होंने ओवरऑल, मतलब 2019 के रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है जी, बिहार, झारखंड और आसाम जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इस ईयर के इंडेक्स के हिसाब से। अब जानते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स होता क्या है। अब ये जो इंडेक्स है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से होता है, जो कि इवैल्यूएट करता है प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और जिसके कि काफ़ी वेरियस पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स किस तरीके के हैं? हेल्थ हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, जेंडर हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो बेसिकली SDG इंडिया गोल कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2018 में, और जो अब ये प्राइमरी टूल हो गया किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए? SDG इंडिया में किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? इट हैज़ ऑल्सो फॉस्टर्ड कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट्स एंड UT बाय रैंकिंग देम ऑन ग्लोबल गोल्स। ठीक है जी, अब आपको पता है कि SDG तो ग्लोबल गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, लेकिन अब हमने इंडिया के भी SDG गोल्स डाले हुए, तो जो UTs और स्टेट में उसमें एक अच्छा सा एक कॉम्पिटिशन आ गया हुआ है अपने आप को इम्प्रूव करने का। SDG इंडिया इंडेक्स जो है उसका स्कोर बनाया जाता है, वो कैसा होता है? वो 0 to 100 के बीच में होता है। जिसका हायर स्कोर होता है, ठीक है जी, उसका जो टारगेट है वो अच्छा रहता है। ठीक है जी, अब स्टेट्स और UT का जो है वो 4 कैटेगरी के बेस के हिसाब से SDG इंडिया इंडेक्स होता है। जो एस्पिरेंट होते हैं वो 0 to 49 में आते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं वो 50 to 64 में होते हैं, जो फ्रंट रनर होते हैं
वो 65 to 99 में होते हैं, जो अचीवर होते हैं वो 100 में होते हैं। तो करंटली अभी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो कि एस्पिरेंट जोन में आ रहा है, ठीक है जी, और एस्पिरेंट या अचीवर कैटेगरी में कोई भी नहीं है। 15 स्टेट्स जो हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में है और 22 स्टेट जो हैं वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो इंडेक्स है वो कैसे बनाया है, ये बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया की कोलैबोरेशन के साथ। अब ये क्या है, ये ट्रैक्स प्रोग्रेसेस ऑफ ऑल स्टेट ऑन 115 इंडिकेटर्स, और वो इंडिकेटर्स किस के हिसाब से अलाइन किया हुआ है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, और वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। अब जो इंडेक्स है वो कील 2 है, किस चीज़ के लिए है, कील 2 नहीं, की टूल है फॉर फोकस्ड पॉलिसी ऑन डायलॉग फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डेवलपमेंट एक्शंस, ठीक है जी। तो मतलब बेसिकली एसडीजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही ये बनाया गया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ये हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग क्रूशल गैप्स, किस चीज़ से रिलेटेड, एसडीजी से रिलेटेड, और फिर इंडिया की जो नीड है टू डेवलप द स्टैटिस्टिकल सिस्टम उसके हिसाब से मदद करता है। अब केरला ने तो फर्स्ट रैंक आ ही गया था, ठीक है जी, उसका और स्कोर आया था 75। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने दोनों ने सेकंड स्पॉट लिया हुआ है जिसका स्कोर 74 है, ठीक है जी। बिहार झारखंड बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है, और असम भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में है। चंडीगढ़ जो है यूटी में सब नंबर 1 पे आता है, फॉलोड बाय दिल्ली, ठीक है दोस्तों। हेल्थ सेक्टर में सबसे आगे कौन है, गुजरात, और दिल्ली जो है वो टॉप परफॉर्मर है, ठीक है जी। और मतलब गुजरात जो है आपका स्टेट में है और दिल्ली जो है यूटी में आता है। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में केरला टॉप में है और चंडीगढ़ जो है यूटी में टॉप करता है, ये स्टेट वाइज और यूटी में। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी में मेघालय और चंडीगढ़ जो है वो अचीवर में आता है जिसका इंडेक्स स्कोर 100 का है, और ये बेस्ट, दे हैव इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग द स्टेट्स एंड यूटी, ठीक है जी। और जो अंडर द गोल ऑफ नो पॉवर्टी तमिलनाडु और जो दिल्ली है, दे वर द बेस्ट परफॉर्मर अमंग्स द स्टेट एंड यूटी रिस्पेक्टिवली, ठीक है दोस्तों। तो ये हुए आपके वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये लेक्चर कैसे लगा। वी विल कीप ऑन डूइंग दिस, आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपने एंड पे मेहनत करिए। आई होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।